वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस पिछले कई सालों से ड्रोन वॉरफेयर को लेकर ना कभी एक्साइटेड रही और ना ही कभी इसने इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर इनको बड़े पैमाने पे शामिल करने की कोशिश करी। थोड़ा बहुत ड्रोन वॉरफेयर के नाम पे इजराइल से हरोन तथा हरूफ ड्रोन को लिमिटेड नंबर पर ही खरीद के यूज करता रहा, तो वहीं बाकी की दुनिया कई तरह के ड्रोन्स तथा अनमैन्ड एरियल व्हीकल को अपनी आर्म फोर्सेस में जोरों शोर से शामिल करते रहे। इंडियन गवर्नमेंट तथा इंडियन आर्म फोर्सेस की आंखें तब खुली जब अजरबैजान ने अर्मेनिया को केवल अपने ड्रोन्स के सहारे ही जंग से हरा दिया और उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्म फोर्सेस तथा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को ये समझ में आ गया कि अब ड्रोन्स के बिना कोई भी जंग अब नहीं जीती जा सकती है। और उसी के बाद से ही इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वेस्ट पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ड्रोन्स, अनमैन्ड एयर व्हीकल तथा स्टैंड ऑफ वेपन्स को देश के अंदर ही डेवलप करने के लिए कई स्टार्टअप को मोटिवेट करना शुरू किया गया और जिसका फायदा रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए 3 दिन के जंग में इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा बड़े पैमाने पे इस तरीके के हथियारों का यूज करके पाकिस्तान को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ हुई जंग में न केवल ड्रोन्स बल्कि कुछ ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन्स ने भी इस जंग को इंडिया के फेवर में करने पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें ब्रह्मोस के साथ स्कल्प मिसाइल तथा इजराइल से मिले रैम्पेज मिसाइल भी शामिल थे। जहां Su-30 MKI ने उनके कई एयर बेसेस को ब्रह्मोस को फायर करके उनके कुछ निर्णय लेने से पहले ही एयर बेसेस को उड़ा दिया, तो राफेल ने भी अपने स्टेल्थी स्कल्प मिसाइल के द्वारा उनके रडार के पकड़ में आए बिना ही उनके कई बंकर्स तथा हैंगर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और रही सही कसर रैम्पेज मिसाइल ने पूरी कर दी। 3 दिन चले इस जंग में जब पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर की विनती की गई, तब सिर्फ इस शर्त के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने ये जंग रोकी कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई ऐसी हरकत करता है तो इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च कर देंगे। खैर, इंडिया के द्वारा दी गई इस वार्निंग ने अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान को शांत बिठा दिया है और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खर्च हुए अपने हथियारों को फिर से रिफिल कराने के लिए DRDO की तरफ अप्रोच किया है, जिसमें सबसे पहले तो कम से कम 100 ब्रह्मोस का ऑर्डर देने का मन बनाया गया है। इसके लॉन्ग रेंज के वेरिएंट जो कि 800 किलोमीटर तक वार कर सकेंगे, उनके निर्माण को और तेज करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर तक वार करने वाली सबसोनिक ITCM मिसाइल की भी डिमांड की गई है, जो कि ब्रह्मोस से कम कीमत पे है, लेकिन डिस्ट्रक्शन पावर में ये ब्रह्मोस की जितनी कैपेबल है। इन ITCM मिसाइल का यूज वहां किया जाएगा जहां ऑलरेडी ब्रह्मोस स्ट्राइक करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर चुका होगा और उसके बाद ITCM मिसाइल उनकी बची कुची ताकत को कम दाम पे खत्म कर देगी। अभी हाल में ही इंडिया तथा टर्की के बीच यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू को लेकर काफी तकरार देखने को मिली। टर्की हमेशा से ही यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है, जबकि कश्मीर इशू से उसका कोई लेना देना भी नहीं है और इसके पीछे का उसका मकसद मुस्लिम देशों के बीच अपने आप को एक बड़ा खिलाड़ी बताना है। यूनाइटेड नेशन में इंडिया के हाथों पिटने के बाद भूमध्य सागर में उसने एक बार फिर से इंडिया को घेरने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ इंडियन गवर्नमेंट तथा इंडियन नेवी ने मिलकर फिर से टर्की तथा उसकी नेवी को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। अभी हाल में इंडियन नेवी भूमध्य सागर पे ग्रीस नेवी के साथ युद्धाभ्यास करने गई थी। इंडियन नेवी की तरफ से INS त्रिकंड इस एक्सरसाइज में भाग ले रहा था। INS त्रिकंड को अकेला देख के टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन के आदेश पे टर्की के कुछ नेवी शिप ये बोल के INS त्रिकंड को घेर के खड़े हो गए कि इंडियन नेवी ने टर्की के कंट्रोल सी एरिया के अंदर बिना किसी सूचना के आ गई है और अब अगर इंडियन नेवी ने 18 घंटे के अंदर अपने वारशिप को टर्की के एरिया के अंदर से नहीं हटाया तो INS त्रिकंड को डुबोया भी जा सकता है। हालांकि इंडिया की तरफ से टर्की को साफ साफ बोल दिया गया कि उनका वारशिप इंटरनेशनल वाटर में खड़ा है और वो यहाँ पे केवल युद्धाभ्यास के लिए आए हैं। चूँकि टर्की भूमध्य सागर को अपना एरिया मानता है तथा इंडिया को किसी भी हालत में यहाँ आने नहीं देना चाह रहा था, तो उसने इंडिया की बातों को अनसुना करते हुए 1000 नॉटिकल माइल्स पीछे चले जाने का। हालांकि टर्की ये नहीं जानता था कि इंडिया को इस बात की आशंका पहले से थी।
और इसीलिए उसने 4 और इंडियन वॉरशिप को रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण जगह पे तैनात कर रखा था। टर्की के अल्टीमेटम देने के तुरंत बाद ही इंडिया ने अपने इन्हीं 4 वॉरशिप को आईएनएस ट्रिकन की हेल्प के लिए भेज दिया और उल्टा टर्की को चेतावनी दे डाली, अगर टर्की के वॉरशिप अगले 8 घंटे के अंदर आईएनएस ट्रिकन के आसपास भी दिखे तो ये टर्की के लिए अच्छा नहीं होगा। इंडिया के द्वारा दिखाया गया ये मूव टर्की के लिए काफी सरप्राइज भरा था और इस चीज की उम्मीद उनको बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, टर्की को शायद ये याद आ गया होगा कि ये सभी वॉरशिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जिनका तोड़ टर्की के नेवी के पास नहीं है, और यही सोच के टर्की ने अपने सभी वॉरशिप को पीछे बुला लिया। खैर, बाद में डिप्लोमेटिक तरीके से इस टेंशन को सुलझा लिया गया है और ये मैसेज भी दे दिया गया है कि इंडिया को अब कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।